नमस्कार दोस्तों हम अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव या ऐसे एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं देखने को और सुनने को भी मिलते हैं कि कुछ लोग अपने कुछ जरूरी चीजें भूलने लगते हैं एक एज के बाद, लगभग 50 साल के बाद। जैसे कुछ लोग अपने रिलेटिव्स को भूल जाते हैं कि ये मेरा इससे क्या रिलेशन है। कुछ लोग अपने रिलेटिव्स के नाम भूल जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग अपना नाम भी भूलने लगते हैं। और कुछ लोग घर से निकलते हैं तो वापस लौटते समय अपने घर का पता भी भूलने लगते हैं। कुछ लोग पर्स को कहाँ रखा था ये भूल जाते हैं। कुछ लोगों को ये याद नहीं रहता कि मुझे आज मेरी क्या प्लानिंग थी, मुझे क्या क्या जरूरी काम करना था, ये भूल जाते हैं। कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि मुझे कुछ जरूरी काम था वो मैं भूल रहा हूँ। वो सिर पे जोर डालते रहते हैं लेकिन वो उसे याद नहीं आता है कि मुझे शायद बिल पे करना था, मुझे कुछ बुक्स खरीदनी थी बच्चों की, या कुछ और जरूरी काम करने थे। तो दोस्तों ये सब क्या है, आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद, एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार और एक लाइफ कोच हूं। आज हम डिमेंशिया पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों ये सब जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए जो भूलने से संबंधित थे, ये डिमेंशिया के या मेमोरी लॉस के एग्जाम्पल्स थे जो एक एज के बाद होने लगते हैं। जनरली इस बीमारी की जो प्रारंभिक अवस्था है वो कुछ श्योर नहीं है, 35 साल से भी हो जाती है, 30 में भी हो जाती है, पर इसका एक्चुअल जो कंडीशन है वो आती है 65 से स्टार्ट होता है और 85 और 100 के आसपास जहां तक है वो अपने फुल का जो है उसकी डिमेंशिया की जो सीवियर कंडीशन होती है वहां तक पहुंच जाती है। डिमेंशिया दोस्तों, या इसे हम ये कह दें कि ये अपने आप में एक मेमोरी लॉस है। डिमेंशिया वर्ड हमारे लिए डी मीन्स उसमें डिक्रीज होना, और मेंशिया यानी आपकी मेमोरी से रिलेटेड कुछ जो है उसमें डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मेमोरी का लॉस हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, इसको हम संज्ञान से संबंधित एक विकार कह सकते हैं। जनरली सामान्य लोग सामान्य भाषा में इसे सठियाना कहते हैं कि व्यक्ति सठिया गया, यार ये तो अपने परिवार के लोगों का नाम ही नहीं जानता, तो वो उसे सठियाना कहते हैं, या वो आए दिन कुछ ना कुछ भूलता है तो उसको सठियाना कहते हैं। तो डिमेंशिया अपने आप में एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर है जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो सिर है और जो बुद्धि है उसमें जो रैंडमली कमी आती जाती है, बुद्धि की जो कैपेबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है उसमें जो रैंडमली कमी आती है, और उस कमी की वजह से व्यक्ति का जो सोशल है, जो उसका बिहेवियरल जो कार्य है उसमें डिसफंक्शन हो जाता है या वो दोषपूर्ण हो जाता है। ये स्थिति डिमेंशिया में या मेमोरी लॉस में होने लगता है, तो ये डिमेंशिया कहलाता है। तो डिमेंशिया के जो कॉग्निटिव जो वर्क हैं क्या क्या हैं, कॉग्निटिव वर्क हमारे बहुत सारे होते हैं। कॉग्निटिव में अगर हम डिमेंशिया की स्पेशली बात करें तो इसमें हमारे थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी का होता है, थिंकिंग का होता है, हमारी रीजनिंग का प्रॉब्लम होता है, कंसंट्रेशन हम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब स्थिति मिल करके जो है कंप्लीटली इनका लॉस हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को डिमेंशिया हो गया या ये पेशेंट डिमेंशिया का पेशेंट है। तो जब डिमेंशिया हो जाता है तो व्यक्ति न केवल घर पे बल्कि वो जिसका जो वर्किंग प्लेस है वहां पर भी वो इस स्थिति में आ जाता है कि उसका हर कार्य प्रभावित होने लगता है। यानी कि अगर वो कुछ भूलने लगता है, घर पर रिलेशंस को भूलता है, वर्किंग प्लेसेस पर घर जो वर्किंग से रिलेटेड कार्य भूलने लगता है, या कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस जो उसके कंपनी या बॉस के द्वारा दिए जाते हैं वो भूलने लगता है, तो और इसलिए उसका जो है प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी विकट स्थिति है। जहां तक हम बात करें, डिमेंशिया अपने आप में इकलौता रोग नहीं है, अपने आप में एक इकलौता प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने साथ बहुत सारे रोगों को लेकर के फिर बनता है, फिर डेवलप होता है, या कई रोग मिलकर के डिमेंशिया बनते हैं। तो ये सीधे सीधे उस व्यक्ति को या उस पेशेंट के सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। डिमेंशिया का जहां तक
सबसे इफेक्टिव कैरेक्टर अगर हम बात करें तो ये होता है उसका मेमोरी लेस होना, यानी कि उसमें मीनिंग इंपेयरमेंट होना। मेमोरी लॉस जब होने लगता है तो ये स्थिति आ जाती है कि संबंधित व्यक्ति या वो पेशेंट न केवल अपना नाम भूलता है बल्कि अपनी जो संतानें हैं उनका तक नाम भूलने लगता है, और वो जब घर से बाहर जाके आता है तो आते वक्त अपने घर का रास्ता भी भूल जाता है, पता भूल जाता है, बता नहीं पाता है। तो ये मेमोरी लॉस की कंडीशन हो जाती है या डिमेंशिया की कंडीशन, डिमेंशिया कहलाता है। इस स्थिति में आने से पहले उस व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसकी वो हमें बड़े ध्यान देने हैं। अगर हम उन परिवर्तनों की स्थिति को माप लें और हम किसी साइकियाट्रिस्ट या जो है क्लिनिकल एक्सपर्ट से हम उसको दिखा दें पेशेंट को, तो हो सकता है हम इस बीमारी को टाइम रहते हुए संभाल लें, उस व्यक्ति को उस प्रॉब्लम में जाने से रोक लें। तो इसमें क्या होता है, जब डिमेंशिया होने लगता है तो उस स्थिति में पहले व्यक्ति का जो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो उसमें डिसफंक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे उसमें डिसऑर्डर्स आ जाने लगते हैं, उसमें सोशल विड्रॉल की स्थिति आ जाती है, उसमें संभ्रांति आ जाती है, उसमें एंगरनेस आ जाता है, उसमें जो सामाजिक कौशल है वो दोषपूर्ण हो जाते हैं, यहां तक कि उसकी डिसीजन लेने की क्षमता है वो पूरी तरह डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। तो डिमेंशिया 3 स्थितियों में अगर हम इसको देखें तो ये 3 कंडीशनों में हो जाता है। जब ये होने लगता है तो व्यक्ति जो है शब्दों का उच्चारण जो है, उपयोग जो है, बोलने में असमर्थ हो पाता है, उसकी भाषा, उसका बोलने का जो है जो वो प्रोनाउंसिएशन करता है वो अस्पष्ट होता है, सामने वाला समझ नहीं पाता। इसके बाद जब कंडीशन और गंभीर होती है तो उसमें जो उसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म की होती है या रेपिटेटिव पैटर्न पर आधारित हो जाती है। यहां पर भी अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो उसकी स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है, जहां वो इक्लोलिया के पेशेंट की तरह बिहेवियर करने लगता है। इक्लोलिया का जो पेशेंट होता है ये अपनी आप में एक प्रकार की एक स्टेज है, एक फेज है, जिसमें व्यक्ति जो है वो जैसे बोलने लगता है वैसे ही डिमेंशिया का पेशेंट उसकी तरह देख देख के जोर जोर से बार बार रिपीट करता है। तो ये अपने आप में एक गंभीर स्थिति है। तो यहां पर जो है उसको दिखाना बेहद जरूरी होता है। हमें जब उसकी जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, सोशल विड्रॉल वो करने लगता है, उसमें एंगरनेस आने लगती है, डिसीजन मेकिंग बिगड़ने लगता है, तभी हमें उससे किसी न किसी क्लिनिकल एक्सपर्ट या साइकियाट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये स्थिति है। जहां तक ये किसमें होने की बात है, ये 30-35 की एज में हो सकता है, पर जनरली ये होता है 60-65 की एज में। और ये अगर इसका रेशियो देखा जाए तो ये वहां पर 5% के हिसाब से उसका रेशियो रहता है, और जब व्यक्ति 85 की एज में आता है तब इसका रेशियो 5 से बढ़ करके 10% की स्थिति में आ जाता है। तो ये स्थिति बढ़ने लगती है। तो अगर हम बात करें कि इसके कॉजेस क्या है, रीजन क्या है, या किस वजह से ये होता है, तो अल्जाइमर एक इसका मेन रीजन माना जाता है। इसके अलावा जो वेस्कुलर इलनेस होती है, वेस्कुलर इलनेस में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे ब्रेन में ना तो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हो पाती है, ना ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो पाती है। जब ये सब प्रॉपर नहीं हो पाती है तो हमारे जो सीएनएस है, नर्वस सिस्टम में, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है और डिमेंशिया की स्टार्टिंग होने लगती है। या ये समझिए कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई बहुत सारी एक्टिविटीज डिस्टर्बेंस में आ जाने लगती है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो या मेटाबॉलिक जो है डिस्टर्बेंस कोई होने लग जाता है, या डायबिटिक पेशेंट्स के साथ भी ऐसा होने लग जाता है। ड्रग्स जो लेते हैं, जो ड्रग्स एब्यूज, जिनके साथ जो रिएक्शंस होते हैं उनके साथ भी डिमेंशिया हो सकता है, या ट्यूमर जिनके हो ब्रेन में उनके साथ भी डिमेंशिया हो सकता है, या सिर में कोई चोट लग जाए किसी भी वजह से तो भी ये हो सकता है। विटामिन की अगर कमी हो, किसी तरह से विटामिन, व्यक्ति खाना पीना खा रहा हो लेकिन विटामिन की कमी हो रही है, तो भी उसकी याददाश्त पे या डिमेंशिया जो है या मेमोरी लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये हम बहुत से एग्जाम्पल इससे देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत से पॉलिटिशियन 2-3 ऐसे हुए हैं जिनको डिमेंशिया हुआ है। बाहर के ऐसे प्रेसिडेंट 1-2 ऐसे हैं जिनको, जैसे रोनाल्ड रीगन थे, उनको भी डिमेंशिया था। जॉर्ज फर्नांडिस थे हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन, उनको भी डिमेंशिया थी। डिमेंशिया
एक आजकल की स्थिति में ऐसा हो गया कि 5 to 10%, और उसके बाद तो और अधिक परसेंटेज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो डिमेंशिया मिलने लग जाता है। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आज की स्थिति में यह है कि कुछ मेडिसिन इसके लिए रिकमेंड की जाती है, पर हम इसको एज इट इज कंडीशन में इसको रोक दें या बीमारी को पूरी तरह खत्म कर दें, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ, इसके लक्षणों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें सबसे बढ़िया जो तरीका है डिमेंशिया को कम करने का है वो है साइकेट्रिक वे में जाने का। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी थेरेपी, साइकोथेरेपी, जिसमें बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। घर का एनवायरनमेंट ऐसा रखा जाता है कि पेशेंट को अकेलापन नहीं लगता, अलगाव उसको महसूस नहीं होता है, और वो डिप्रेशन उसमें किसी भी तरह का आने नहीं देना चाहिए, ताकि वो याददाश्त से या ब्रेन से संबंधित कोई नई चीज उसमें क्रिएट होने लगे। तो इन सब के बावजूद अगर हम ये देखेंगे, अगर हम उसको अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे, अलगाव नहीं होने देंगे, उसको प्रॉपर बिहेवियर थेरेपी या घर जैसा वातावरण, मतलब घर में तो रहेगा पर उसको ऐसा लगेगा कि उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, उसकी हर एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है, या उसको अपनापन मिलेगा बहुत ज्यादा, तो वो ज्यादा वर्कलोड अपने दिमाग पर नहीं डालेगा, या ये कह दीजिए कि उसके हार्मोन सही ढंग से प्रॉपर वे में काम करेंगे, और वो जो उसके जो ब्रेन से रिलीज होने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर से वो प्रॉपर वर्क में काम करेंगे और उसको डिमेंशिया नहीं होगा। तो ये डिमेंशिया से बचने के तरीके हैं, और हमें इसको प्राइमरी स्टेज पर ही देख लेना चाहिए। जब उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, जब उसका सोशल विड्रॉल करने लगे, तो हमें तभी किसी न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो ये हमें क्या करना चाहिए। तो वो उसको प्राइमरी स्टेज पर ही अगर हम किसी प्रॉब्लम को अगर दिखा देते हैं संबंधित विशेषज्ञ को, एक्सपर्ट को, तो हम उस बीमारी की सीवियर कंडीशन में जाने से हमारे पेशेंट को बचा लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिमेंशिया थी, और मेरी कोशिश थी कि ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका कमेंट इस पर जरूर आएगा, और ये भी उम्मीद करूंगा कि आप इसको शेयर करेंगे, और कोई कमेंट होगा तो जरूर करेंगे। और इसके बाद में दूसरी तरह की जो मेमोरी से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है, जो याददाश्त से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है, उन पर अपन डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।